ठीक है। हेलो एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे कुछ पंक्तियों के साथ, जो है डॉक्टर कलाम साहब की। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो RS 2018 इंटरव्यू वाला ये सेशन है, आज आप लोगों को एक नई एनर्जी और एक नया बूस्टर डोज आप लोगों के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले कुछ पंक्तियां हैं। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। यदि आप सूर्य की भांति देदीप्यमान होना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सूर्य की भांति तपना होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सब लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DYSP मिस्टर अंकित जैन सर, जो आज हमारे साथ हैं, जो आप लोगों को RS 2018 इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक नई एनर्जी, एक नया गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अंकित सर RS 2013 बैच के अंदर 24th रैंक कर रहे हैं। RPS टॉपर भी अंकित सर रहे हैं। साथ ही में जो ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां पर आप सब लोगों की ट्रेनिंग होगी, OTS ट्रेनिंग एकेडमी, वहां पर भी सर अपने बैच के लीडर रहे हैं। सर को कविताओं में भी काफी रुचि रही है। तो सर एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, जो आप लोगों को गाइड करेंगे किस तरह से इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच अंकित सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। तो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं। सर काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट्स के आए हैं। तो सबसे पहले तो जो कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सारे स्टूडेंट्स अपने घरों पर हैं, तो सेल्फ मोड ऑफ प्रिपरेशन किस टाइप से, क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यूज अभी होने वाले नहीं है, तो किस टाइप से अपने प्रिपरेशन को इस लाइक बनाया जाए कि सब लोग टॉपर के रूप में यहाँ पर आ सके। अंकित जैन सर। ये जो इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है, वैसे भी आपको खुद को ही करना होता है, इसमें बहुत ज्यादा क्लासेस की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले जो मेरा सभी एस्पिरेंट्स जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इतने अच्छे रिजल्ट लेके आए और पास हुए। और जो नहीं सफल हो पाए, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा है, आती जाती रहती हैं, तो बढ़िया दोबारा से तैयारी करें अच्छी तरह। कुछ कमी रह गई होगी, उसके हिसाब से लग जाए। और एक RS RPS जो भी एक परीक्षा है, एक सहयोग की परीक्षा है। सहयोग और संयोग, तो दोनों चीज बैठ जाती है जब आदमी क्वालिफाई हो जाता है। तो इसलिए जो पास हो गए हैं वो इसमें ज्यादा अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बार इंटरव्यू पास कर लें, उसके बाद भी अपने आप को बिल्कुल काम और कूल रखें और बढ़िया से तैयारी करें। सबसे पहली जो मेरी बात है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर चाहते हैं वो सबसे जेन्युइन रिप्लाई चाहते हैं। कोई भी ओवर, मतलब आप ऐसे रिप्लाई ना करें जो बिल्कुल ओवर आइडियल हो, कि एकदम बिल्कुल आइडियल रिप्लाई नहीं। जो एकदम सच है, जेन्युइन है, वो रिप्लाई अपने आप करें। अपने बारे में पूरी तैयारी करें। सबसे पहले आप घर बैठे हैं अभी, खुद के बारे में स्टार्टिंग से, जब आप पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चीज, जैसे किसी का 26 जनवरी को पैदा हुआ सपोज करो कोई, तो उसके बारे में बढ़िया सी तैयारी की। इस दिन क्या क्या हुआ था, उस दिन कहीं ना कहीं कुछ 26 जनवरी 1990 को पैदा हुआ कोई, तो उसके बारे में भी तैयारी कर। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ था, कहीं कहीं ऐसी कोई डेट तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही, कुछ इस चीज के बारे में पूरी तैयारी करें। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, सपोज करो आप अलवर से हैं या दौसा से हैं, तो दौसा के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। जितनी आपने प्री मेंस में करी, उससे भी ज्यादा डिटेल आपकी होनी चाहिए। इंटरव्यू कहीं ना कहीं प्री मेंस इन दोनों से भी एक बड़ी तैयारी मांगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग थे कि प्री पास हो गया तो खुश हो गए, मेंस पास हो गया तो खुश हो गए, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं। अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। प्री मेंस से ज्यादा तैयारी करें और सारी चीजों की बारीकियों से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कुछ भी। आप बिल्कुल, आपका सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं है। इसलिए आप अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, आप जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल का, यदि कोई सपोज कीजिए कोई विवेकानंद पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो उसमें एक विवेकानंद वर्ड आ गया, तो विवेकानंद के बारे में ही पूरी डिटेल तैयार कर लें। या फिर कोई और ऐसी महारानी गायत्री देवी स्कूल से पढ़ा हुआ, महारानी गायत्री देवी के बारे में पूरी तैयारी कर लें। ऐसे कुछ स्कूलों के नाम जो कुछ होते हैं, वो अपने आप में एक सवाल रखते हैं, उसके बारे में पूरी तैयारी। इसके बाद आपने कोई 11th 12th में किस सब्जेक्ट से आपने करी, फिर कई बार होता है 11th 12th साइंस मैथ से करी और BA कर ली, तो इसका एक रिप्लाई आपके पास अच्छा सा होना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों किया। आपका जो रिप्लाई है वही सही, सबसे सबसे बढ़िया रिप्लाई वो होता है जो सच रिप्लाई है, कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को IAS की तैयारी करनी है, तो अब मेरे को इंजीनियरिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे करनी है IAS की तैयारी, मुझे इंजीनियरिंग जॉब में जाना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल सच बोल दें। या फिर आपने, कई बार होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपने RS की तैयारी क्यों करी,
तो बिल्कुल साफ साफ बता दें कि सर मैं अपने आप को ज्यादा बेटर समझता हूँ कि मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ज्यादा अच्छी तरह सर्व कर पाता हूँ। इसके अलावा कई बार एक चीज और है कि हम लोग, मैं बेरोजगार था, तो सबसे पहले मेरी नीड रोजगार थी, मतलब मुझे नौकरी चाहिए थी, इसके लिए मैंने आरएस की तैयारी चालू करी। साथ में और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ समाज को भी सर्व करना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन ये सच है कि एक रोजगार भी एक अपनी प्रायोरिटी है। अपन ऐसा नहीं कि सब मैं बिल्कुल ही समाज को ही सर्व करना चाहता हूँ, रोजगार रोजगार से कोई मतलब, सब कुछ एकदम डिटेल जो आपके मन में है वो चीजें होनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ, तो ज्यादा बेटर रहता है। डेफिनेटली सर, अगर हम जेन्युइन बन के इंटरव्यू में जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंट भी काफी अच्छा रहेगा और हम काफी अच्छे रिप्लाई वहां पर कर पाएंगे। सर सेकंड क्वेरी है, जैसे हम जब किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो एक स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, चाहे हम प्रीलिम्स की कर रहे हैं, मेंस की कर रहे हैं। तो सर अगर हम 1 मंथ यहाँ पर मानते हैं तो 1 मंथ के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्या क्या हमारे डेली करिकुलम में होना चाहिए कि किस टाइप से हम अपने आप को इंटरव्यू मोड में ला सकें। सबसे अच्छी बात आपने जो कही, अभी आप सभी ये मान के चलिए कि आपके पास 1 महीना है, सभी ये मान के चले 1 महीना, और 1 महीने के हिसाब से अपने सिलेबस को बांट लें कि प्री आपने पास किया है, मेंस आपने पास किया है, तो आप एक इस तैयारी के एक अच्छे स्तर पर आ चुके हैं। अब आपको जो चीज आपकी कमी रह गई थी उसको एक हिसाब से बांट लें कि 1 महीने में मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, और उसके हिसाब से मेरे को ये सब चीजें कवर करनी है। हो सकता है 2 महीने डिले हो जाए, तो जो 1 महीने में हुआ था उसको आप फिर और डिटेल पढ़ना चालू करें। हो सकता है किसी का इंटरव्यू लास्ट में कॉल हो, मतलब लास्ट में आए तो सितंबर अक्टूबर में आ सकता है, 3 महीने मिल जाए, तो उस चीज को और डिटेल में पढ़ना चालू करें। लेकिन आप अभी सभी ये मान के चलें कि हमारा इंटरव्यू 1 महीने बाद हो रहा है, और हम उसके हिसाब से सबसे पहला अपनी जो आपने जो ग्रेजुएट आपके राजस्थान के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार आपके दिमाग में डाउट आता है कि सर मेरे को राजस्थानी बोलनी नहीं आती, या फिर मेरे को, हो सकता है कोई अलवर से हो, उसको जैसलमेर की लैंग्वेज बोलनी नहीं आएगी, हो सकता है कोई जैसलमेर से उसको भरतपुर की लैंग्वेज बोलनी नहीं आएगी। राजस्थान में बहुत सारी लैंग्वेज अपने यहाँ पे बोली जाती है, बोलियां, बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, वो लोग भी समझते हैं, और हम तो राजस्थान से हैं, समझ सकते हैं। हमने देखा है कई आईएएस होते हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सारी इजी हो जाती है। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि सर हो सकता है मुझे अभी मारवाड़ी ढंग से नहीं आती हो, लेकिन यदि मेरी पोस्टिंग वहां होती है, मेरे को मौका मिलता है उन लोगों के साथ काम करने का, तो मैं उनकी लैंग्वेज सीखूंगा भी और समझने में कभी जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। तो इसलिए किसी को भी ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है कि कई बार दिमाग में होता है कि यार मेरे से ऐसा सवाल पूछ लिया तो मैं क्या कहूंगा। तो मेरे साथ भी ये समस्या थी, मुझे नहीं आती थी मारवाड़ी ढंग से, लेकिन आपको नहीं आती तो आपको जवाब देना आना चाहिए, बस इतनी सी मेरी जो बात है। इसके अलावा तैयारी में आप सबसे पहले अपने आप क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, हो सकता है किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करी हो सकता है किसी ने मास्टर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, ज्योग्राफी रहा हो, इकोनॉमिक्स रहा हो। इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी, और एक बिल्कुल मतलब सुदृढ़ नॉलेज इसमें डिमांड करते हैं आपसे इंटरव्यू। इसके अलावा करंट इश्यूज बहुत ज्यादा इस टाइम चल रहे हैं, लाइक चाइना वाला इशू बहुत ज्यादा इस टाइम चल रहा है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह इससे पहले क्या क्या हुआ चाइना के साथ अपने रिलेशन में, क्या क्या कभी ऐसी समस्या आई चाइना के साथ, पाकिस्तान का भी तैयार करें, बांग्लादेश का भी तैयार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होनी। आईआर आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसके बारे में आपने मेंस में बहुत अच्छा पढ़ा होगा। अब दोबारा एक बार ढंग से अभी करंट सिनारियो के हिसाब से बढ़िया पढ़े, क्योंकि इस टाइम इंपॉर्टेंट एक, इसके अलावा कोविड कोविड एक बहुत बड़ी एक चीज है अपने यहाँ पे। कोरोना के बारे में अच्छी डिटेल जानकारी ले लें, ताकि आप, और इस सबसे बड़ी बात ये भी सोचें कि यदि मैं एसडीएम होता, मैं डिप्टी एसपी होता, मैं अकाउंट्स ऑफिसर होता, या फिर मैं और कुछ सर्विसेज में होता, स्टेट सर्विस, लाइट सर्विसेज में होता, तो मैं क्या क्या सर्व कर सकता था कोरोना में। एक इसका एक अच्छा सा जवाब सब तैयार कर ले। हो सकता है इंटरव्यू पूछ लें कि आप, यदि मान सपोज करो आप एसडीएम हो कहीं पे, और वहां पे कोरोना के पेशेंट आ गए, आप क्या करेंगे, तो आप एक जनरल, आप सच में क्या करते एक बार सोच लें, और क्या मतलब वो पॉसिबल है, वो चीज अगर पॉसिबल है तो उसका इंप्लीमेंट कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप ढंग से तैयारी कर लें। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे आपने कई होता है कि इंजीनियरिंग करके, मैं था इंजीनियरिंग करके आरएस का तैयारी, तो इसका एक अच्छा सा जवाब आपके पास होना चाहिए कि आप क्यों इंजीनियरिंग करके आरएस आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सवाल आएंगे, आप डेली, मेरी आप सभी से एक निवेदन है, मैं जब क्या तैयारी करता था, मैं एक काम करता था कि सुबह जब भी मैं उठता, उठने के बाद सब नहा धो के मैं यही सोचता, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने, तो लाइब्रेरी जाते रास्ते में यही सोचता कि मेरे से क्या क्या पूछ सकता है। तो आप सारे दिन यही सवाल करें कि मेरे से क्या सवाल पूछा जा सकता है और उसका क्या अच्छा सा आंसर हो सकता है। हो सकता है कि कई बार आंसर नहीं मिलते हैं, तो आप सीनियर बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं, उनके पास जाएं, समय लें, और वो दे देते हैं समय। मेरे को बहुत सहयोग मिला, एसएस बिस्सा सर थे,
ओटीएस में, उनसे मैंने कई सारे सवाल की क्वेरीज पूछी, उन्होंने मुझे बताई और मेरे काम भी आई वो सवाल, वहां पे मेरे से पूछे भी गए। तो आप अधिक से अधिक सवाल खुद से पूछें, बहुत सारे सवाल, मतलब आप डेली के 50-60 सवाल खुद से पूछें, उनके बहुत अच्छे अच्छे आंसर तैयार करें, लिख लें उन आंसर को, लिख लें, ताकि एक बार लास्ट में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बार रिवाइज हो जाएंगे कि हाँ यार ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये सवाल भी। इसके अलावा पहले के कई बार होता है कि पहले के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाते होंगे, मुझे अब पता नहीं, मैं अभी 3-4 सालों से इन चीजों से बहुत दूर हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी आ जाते होंगे। तो उन सब के जवाब, हो सकता है आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उन सब के जवाब आपके हिसाब से क्या होने चाहिए। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, कोई आइडियल एक बहुत ज्यादा किताबी जवाब किसी को पसंद नहीं आएगा वहां पे, आप सच्चा जवाब दें, जेन्युइन जवाब दें, लेकिन एक बहुत बैलेंस जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार होता है कि हम दूसरी चीज की बुराई करने लग जाते हैं, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है, दूसरी चीज की बुराई करने में कोई आपको ना तो वहां पे सही लगता है, ना करनी चाहिए। डेफिनेटली सर, जो आपका इतना मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इश्यूज को लेके, बैलेंसिंग अप्रोच, इसको मिडिल पाथ अप्रोच भी बोल सकते हैं, ये काफी बेनिफिशियल होगी सब एस्पिरेंट्स के लिए। सर नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, मोस्ट पॉपुलर है बट काफी चैलेंजिंग भी है, अभी आपने बताया भी कि थोड़ा हम जेन्युइन रहे। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज? और स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये काफी चैलेंजिंग होता है इसको आंसर करना, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं आइडियल आंसर की तरफ भागते हैं। तो सर क्या आप सजेशन यहाँ पर देना चाहेंगे? ये तो सवाल ही थोड़ा अलग सवाल है, मैं तो सोचता हूँ ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सवाल ही वहां जाके आंसर आएगा सबका, मेरा आंसर अलग है, आपका आंसर अलग होना चाहिए। पर मैं मेरा आंसर बता सकता हूँ, बाकी क्या बोलना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मेरा आंसर तो ये था, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मुझे रोजगार की आवश्यकता थी, इस वजह से मैंने एक पाथ चूज किया जिसमें मुझे सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। आरएस एक परीक्षा है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, जहां पे आपको एक अच्छी सी तनख्वाह मिलती है, आपको एक रेपुटेशन मिलती है, और आप साथ में समाज को सर्व भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इसके अलावा कोई ऐसी फील्ड जो नहीं प्रोवाइड करा पाता। इसके अलावा हो सकता है आप आईटी में बहुत अच्छी, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको वो सर्व, लोगों से जुड़ने का, लोगों से सर्व करने का इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है। साथ में बहुत अच्छी सैलरीज हैं इसमें, आजकल 7th ग्रेड पे के बाद बहुत अच्छी सैलरीज हो गई हैं, एक आराम से बहुत सारी, जैसे आपको घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा आपको एक समाज में सम्मान मिलता है। तो ये 3-4 चीजें बहुत होती हैं आपको इस नौकरी के लिए आने के लिए। और मैं मानता हूं कि एक सबसे इजीएस्ट पाथ है, किसी भी, आपको हो सकता है आप समाज को सर्व करना वैसे भी चाहते हो, आप एक एनजीओ में जाएंगे, या फिर हो सकता है आप एक पॉलिटिक्स में जाएं। इस समाज को सर्व करने के कई सारे ऑप्शन है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन में बता रहा हूँ, जैसे आप या तो एनजीओ में जाएं या पॉलिटिक्स में जाएं, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है एनजीओ में आप स्टार्ट करेंगे, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके अलावा फिर आपको लोगों को पहचान आप लोग आपको पहचानेंगे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में जाएंगे, आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक ये जो आरएस परीक्षा एक बहुत इजीएस्ट पाथ है, आप एक कुछ परीक्षा में आपकी अच्छी तैयारी करके आप इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बेटर, मेरा जवाब यही होता है यदि मेरे से पूछा जाता है सवाल। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात, बेटर प्लेटफॉर्म है जहां से आप, फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब जो हो वो आपका खुद का ही हो सकता है इसमें मैंने तो बहुत छोटा जवाब दिया, हो सकता है आप और अच्छा जवाब तैयार कर सकते हो, और बड़ा जवाब तैयार करें, और अपने हिसाब से, और जो चीज आपको लगता है कि हाँ मैं सच में इसलिए आना चाहता हूँ, सच में, एक अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, सबसे मेरी बड़ी बात, अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, सच में जो आप क्यों आना चाहते हैं वो सबसे बेस्ट आंसर वही होगा। जो आप सच में क्यों आना चाहते हैं, आपका सबसे बेस्ट आंसर वही होगा। आपको किसी से ये सवाल, तो किसी से आपको इसकी गाइडेंस लेने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल के लिए। तो आप एकदम आपका सटीक ये गाइडेंस है, जहां पर अपन खुद को जाने एंड देन इस सवाल का आंसर करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एजुकेशन गैप को लेकर, क्योंकि कहीं 2014 पास आउट है, 15 है, 16 है, तो 3-4 साल या 5 साल का लंबा गैप हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस इंटरव्यू में किया जा सकता है? आरएस एग्जाम में तो सबसे इजी होता है ये सवाल, रीजन क्योंकि आरएस की परीक्षा होते हुए दो साल हो जाते हैं। हम लोग ने जब 2013 में प्रीलिम्स दिया था, और 2016 में हमारा मेंस, 2015 में हमारा मेंस हुआ, तो हमारे को तो जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे शायद इनका भी 2018 में हुआ है, 2020 हो गया, तो 2 साल तो वैसे ही हो गए। और पहले के साल ये आरएस आईएएस की परीक्षा है, एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, इसमें 1 साल 2 साल लग ही जाते हैं इजीली, और इसमें कोई इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जवाब आप बिल्कुल सही जवाब दे कि सर मैंने बिल्कुल सही जवाब कि मैंने सर तैयारी करी, हो सकता है जैसे सपोज करो मैंने तैयारी करी सर, मैं आईएएस के प्रीलिम्स में फेल हो गया,
इस वजह से मैंने आरएस का प्रीलिम्स में दोबारा दिया, तो मैं उसमें पास हो गया, और उसमें पास हुआ तो समय लगता गया, इस वजह से 2 साल लग गए मेरे। बिल्कुल जो आपका सही आंसर है, हो सकता है मैंने कई बार होता है कि मैंने जॉब कर ली सर, जॉब करने चले गया आईटी फील्ड में, उसके बाद मैंने 2 साल जॉब करी, 2 साल के बाद फिर मैंने तैयारी चालू करी, क्योंकि मैं जॉब में जा चुका था तो मैं बिल्कुल तैयारी से बहुत दूर हो चुका था। तो मुझे मतलब जीरो स्तर से भी नहीं, माइनस स्तर से तैयारी चालू करनी पड़ी। उसके बाद मैं जीरो पे आया, जीरो स्तर पे आया, जीरो से फिर आज इस स्तर पे आया हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो पास्ट मेरी जो एजुकेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एक बार में उसको क्रैक कर पाता। इसलिए आप बिल्कुल सब साफ 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 बता दें, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस चीज पे मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यूअर कोई ये चीज बुरा मानता हो कि आपको 2 साल लग गए, 3 साल नहीं। एक बहुत इसमें एक बड़ी बड़ी परीक्षा है, इसमें कितने भी साल लग सकते हैं। मैं तो मानता हूँ 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, इसमें लग सकते हैं इसमें, इसलिए ऐसा कोई इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सर। एक और सर क्वेश्चन है यहाँ पर हॉबी को लेके, जो काफी पॉपुलर भी है और यहाँ पर काफी सारे डिफिकल्टीज भी आती है। कई सारे एस्पिरेंट्स का डाउट होता है, सर हमारी तो कोई हॉबी ही नहीं है, तो हम इस 1 मंथ के अंदर क्या हॉबी हम दिखाएं एंड कैसे उसको हम प्रिपेयर करें। ये तो अब हॉबी तो आप देखो, आपकी हॉबी तो होगी, हो सकता है वो छुप गई हो। मेरी भी हॉबी कविता राइट, मतलब पोएम राइटिंग थी मेरी, कविता हॉबी, लेकिन वो तैयारी में पता नहीं कहाँ गायब ही हो गई थी। फिर जब मैं इंटरव्यू आया तब मुझे याद आई कि अच्छा मेरी 5 साल पहले हॉबी हुआ करती थी। हो सकता है आपकी भी कॉलेज में कुछ हॉबी होती है, स्कूल में कुछ हॉबी होती है, उसको आप भूल, अपन तैयारी करते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हॉबी को परस्यू कर पाए। क्योंकि एक सब हम मिडिल क्लास फैमिली फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और किसान परिवार से आते हैं, तो हॉबी को परस्यू कर पाना इतना इजी नहीं होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे को तैयारी करनी है, वही तैयारी कर ले हम, वही बहुत होता है। तो इसलिए मेरा आपसे यही है कि हॉबी जो है आपकी, कुछ ना कुछ हॉबी है, आप ढूंढें, इसको ढूंढें और उसके बारे में बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छी तैयारी करें। मेरी हॉबी थी पोएम राइटिंग। मेरे से उस टाइम जब मेरी हॉबी थी तो बहुत लोगों ने कहा कि यार आपकी हॉबी है, इतनी टफ हॉबी है, तो क्योंकि टफ इसलिए थी क्योंकि मेरे पास पोएम राइटिंग सच में हॉबी थी। उसके बारे में मैंने कभी इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करी थी कि मैं इसके ऑथर के नाम याद करूं, ऐसा कुछ याद नहीं करता। मैं लिखा करता था, बस छोटा मोटा लिख लेता था कभी कभी, और उसको मैं मानता था मेरी हॉबी है, लेकिन और तो मैं कुछ करता ही नहीं था। तो मैंने उसको अच्छी हॉबी बनाया। उसके मैंने उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन क्योंकि ना तो संभव था कि मैं सारे ऑथर की कविता याद करूं, और कौन सी कविता किस ऑथर की, इस मेरे लिए संभव ही नहीं था कि मैं याद कर सकता था। लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा एक इनपुट ही डाल लिया कि सर मेरी हॉबी पोएम राइटिंग है, पोएम लिसनिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करता। तो yes. पोएम राइटिंग में केवल मेरे पे आ गई थी सारी चीज कि हाँ आप क्या लिखते हैं। नहीं तो हॉबी मेरी इतनी बड़ी है, कोई मेरे से पूछ लेता है, एक कविता सुना देते हैं कि ये किसने की लिखी है, मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उसको थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो उससे थोड़ा लगा मुझे ऐसी एक ये वाली चीज मुझे ऐसी लगी। और आप सर आपने पोएम इसमें कोई राइटिंग। यदि कोई हॉबी आपकी मान लो सपोज करो नहीं है, तो आप चूज कर ले भाई फिर तो कुछ, लेकिन हॉबी जरूर होनी चाहिए आपकी, एक व्यक्ति की हॉबी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ये अपन इस जो जॉब में जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका सुबह से शाम आप काम करते हैं, तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो आपको एक चीज ऐसी आनी चाहिए जो आपको थोड़ा रिलैक्स फील करे। इसलिए आपका जो आपके जो इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि आपकी एक हॉबी सही में हो, ताकि आपको इन प्रेशर को झेलने की एक मतलब आपको साथ में एक पावर मिलती रहे। तो इसलिए जरूरी है ये चीज। सर आपने पोएम राइटिंग के बारे में बताया, जब हमने आप लोगों पर आप पे रिसर्च किया, तो सर आपने आपके इंटरव्यू में अपनी माँ पर एक कविता बोली थी। तो सर जो ये इस टाइप का इंस्पिरेशनल बूस्ट है जो आपको एक नए लेवल पर लेकर जाता है, तो सर ये चीज आपने कहाँ से डेवलप की। नहीं, ये तो मैं सच 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 मैं पूरा इंटरव्यू जो दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल सच इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो यस। इसलिए आप कोई इसलिए मेरी जो हाँ मेरे लिए बहुत बेनिफिशियरी रही पोएम राइटिंग, मेरी हॉबी थी। तो मेरा मैं आपसे पहले भी कहा था, एक सहयोग और सहयोग की परीक्षा आई है। उस दिन यस। कोइंसिडेंस था कि जो मेरे जो इंटरव्यूअर थे उनको भी पोएम सुनना अच्छा लगता था। वो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था मेरे लिए। और कोइंसिडेंसली मेरे को पोएम लिखा करता था मैं, लेकिन मैंने कोई बहुत ज्यादा कोई 50-60 पोएम नहीं लिखी होंगी, मैंने 10-12 पोएम लिखी होंगी। उनमें से ही उन्होंने एक पूछा कि आपने माँ के ऊपर पोएम लिखी है, तो मैंने कहा हाँ सर मैंने लिखी है पोएम। फिर मेरे से वो पोएम पूछी गई, तो मैंने पोएम सुनाई उनको, उनको बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने उसके बारे में, लेकिन वो सब इसलिए था क्योंकि मैंने सच में लिखी थी, मैंने कोई याद नहीं करी थी, तो मैं घबराहट में भूला नहीं। आप बिल्कुल कोई आंसर और कोई जवाब याद करके मत जाइए, बिल्कुल सच सच जवाब आपके होने चाहिए, ताकि आप भूलते नहीं हो। क्योंकि आपको आपके जब खुद के जवाब होते हैं तो आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बिल्कुल सच सच वहां बता देते तो आपको घबराहट नहीं होती है। और इंटरव्यू में यस मेन जो चीज यही देखी जाती है कि कॉन्फिडेंस आप में कितना है। तो वो कॉन्फिडेंस तब आता है, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप
आपके खुद के आंसर होते हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में जब इंटरव्यू रूम में घुसा तो मैं घबराया हुआ था, बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि पहला इंटरव्यू था और इतने बड़े बोर्ड के साथ इंटरव्यू था। मेरा इंटरव्यू जो वहाँ पे चेयरमैन साहब थे उनके बोर्ड में आया था, तो और ज्यादा घबराहट थी कि चेयरमैन साहब हैं, इतने बड़े आईएएस हैं, तो इनके मेरे को घबराहट थी कि यार इंटरव्यू में पता नहीं क्या होगा। लेकिन सामने जब मैं बैठा, इंटरव्यूअर तीनों बोर्ड मेंबर्स थे जो, उन्होंने इतना मुझे आराम से उन्होंने बैठाया, एक दो सवाल ऐसे पूछे ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मेरे से कहा कि आप बिल्कुल जो सच है वो बोलिएगा। मैंने बिल्कुल 1% उस इंटरव्यू में कोई अपने मतलब बनावटी चीजें नहीं बोली, बिल्कुल सच सच बात करी। तो भगवान की जैसे मेरे 100 में से 70 नंबर थे मेरे, ठीक नंबर हुआ करते हैं से। काफी अच्छा स्कोर रहा सर वहां पर आपका, और मेंस में भी आपका काफी अच्छा स्कोर था। तो सर ये दोनों चीजें कंबाइन में सर आपको इतने अच्छे रैंक पर आप यहाँ पर आए, और आरपीएस में आपने टॉप भी किया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो हम बात करेंगे डेफ या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि सर पोस्ट फिलिंग में भी काफी सारी प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है। तो आप क्या सजेशंस देंगे कि जब स्टूडेंट्स अपना डेफ फिल करेंगे, अपना पोस्ट सिलेक्शन करेंगे, तो किन किन चीजों का ध्यान उनको यहाँ पर रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम मेरे से गलती हो गई थी, यदि मेरी रैंक थोड़ी पीछे आती तो पता नहीं क्या मिलता। वो तो भगवान की दया से पहली प्रेफरेंस और दूसरी प्रेफरेंस ठीक भरी थी तो सही मिल गया, अदरवाइज तो मेरे से गलती हुई थी। तो आप पहले सोच लें। कई बार होता है कि जैसे कई कई ये आदमी टू आदमी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीजें, कि मुझे फील्ड जॉब करनी है, हो सकता है मुझे फील्ड जॉब ही करनी होती है, मुझे जो लोगों से जुड़ना है या फिर मुझे फील्ड जॉब ही करनी है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी भरें। इसमें कोई इनको अपन बिल्कुल फिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आरएस भरें, आरपीएस भरें, अकाउंट्स भरें, डीटीओ भरें, ऐसे कुछ नहीं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन आप प्रायोरिटी पूरी प्राथमिकता डिसाइड करें कि मुझे फील्ड जॉब करनी है कि मुझे नॉन फील्ड जॉब करनी है। नॉन फील्ड जॉब करनी है, आप सब चीजों में आप लोगों को सर्व करते हैं। यदि आप नॉन फील्ड जॉब करते हैं तब भी आप उतना ही सर्व करते हैं, क्योंकि आप लेकिन एक बैक ऑफिस में सर्व करते हैं। आप लोगों को एक सपोर्ट, बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं, बहुत ज्यादा सर्व होता है। लेकिन आप फील्ड जॉब में भी हो सकता है आप सर्व कर रहे हैं, और कई बार होता है कि फील्ड में भी सर्व नहीं कर पाते और नॉन फील्ड में सर्व नहीं कर पाते। इसलिए आप पहले से अपन को देख लें कि मुझे कहाँ जाना है। कई बार जैसे तहसीलदार एक पोस्ट है, कई बार लोग बाग उसको ऊपर भरते हैं, मतलब आरएस भर दिया। कई बार तहसीलदार सेकंड प्रायोरिटी भी, हमारे कई बैचमेट्स हैं उनकी सेकंड प्रायोरिटी भी। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये होता है क्योंकि तहसीलदार हमेशा फील्ड से जुड़ा रहता है, लोगों से जुड़ा रहता है। तो कई लोगों में एक आदत होती है कि उनकी लोगों के पास जुड़ना, लोगों से बात करना इनकी बहुत अच्छी प्राथमिकता होती है, और अच्छी चीज है, इस चीज को अच्छी मानता हूँ। तो आप प्राथमिकता देख लें कि किस हिसाब से मुझे प्राथमिकता बननी है, क्या मुझे बनना है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जैसे यदि मैं डिप्टी एसपी हूँ और कुछ मेरे साथी डीटीओ भी होंगे, कुछ फूड एंड सिविल सप्लाई, सबके कुछ अपने अपने काम होते हैं। तो देख ले किसके क्या काम है, क्या मैं मेरे लिए ये काम ज्यादा ठीक है कि क्या ज्यादा ठीक होता है। हो सकता है किसी को पुलिस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत लोग होते हैं कि पुलिस के कामों में नहीं इंटरेस्ट होता, तो उनकी प्रायोरिटी चेंज होती है। हमारे बैचमेट थे कई, आरपीएस नहीं उन्होंने प्रेफरेंस भरी, हो सकता है। इसको आप, इसमें कोई वैसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है। तो इसलिए पूरी तरह से उसको चूज करें, पूरा डिटेल पढ़ें। एक किसी आरएस अधिकारी से या किसी आरपीएस अधिकारी से, किसी अकाउंट सर्विस वाले से पूछ लें कि सर किसी मतलब पूरे स्टेट सर्विस और अलाइड सर्विस वाले से पूछ लें ढंग से, सर इस सर्विस में क्या होता है, इस सर्विस में क्या होता है, क्या मैं इस सर्विस में अपना आप सोच लें कि क्या मैं इस सर्विस में अपने आप को फिट बैठा पाऊंगा, नहीं बैठा पाऊंगा। एक बार तय कर ले, उस हिसाब से प्राथमिकता बने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जो स्टेट सर्विस की सर्विसेज हैं सभी अपने आप में बहुत काम काम करती हैं। तो लोगों ने सब में बहुत अच्छे अच्छे काम करे। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख ले कि क्या मैं हो सकता है कि मैं देवस्थान में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरे को मंदिरों के उत्थान में बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैं उद्योग सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, हो सकता है मैं महिला बाल विकास में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, हो सकता है मैं और किसी में अच्छा काम। तो अपनी अपनी प्राथमिकताएं तो पूरा ढंग से देखें, एक बार उसको पूरा पढ़ें, किसका क्या काम है, किसका क्या काम नहीं है, उसके हिसाब से इसकी तैयारी करें। जैसे डेफिनेटली सर, अभी आपने पुलिस प्रशासन के बारे में बोला, तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को सेफ रखा। उसके लिए आपका एफर्ट काफी ज्यादा प्रशंसनीय है, काफी ज्यादा सराहना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन सर आपके पर्सनल इंटरव्यू से, आपको जो भी उसके बारे में पता हो, जहाँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि जब सर वहाँ एंटर करते हैं तो वहाँ की प्रोसेस क्या होती है, इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर्स होते हैं, या किस टाइप के क्वेश्चंस वो स्टार्टिंग में पूछना स्टार्ट करते हैं? पहली बात तो मैं हाँ एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि कई बार इंटरव्यू की तैयारी के टाइम अपने दिमाग में बहुत नेगेटिव चीजें आती हैं
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उन चीजों में बिल्कुल ना पड़े। अपना काम केवल तैयारी करना है। कई बार आता है कि यार मेरे इंटरव्यू में नंबर कैसे घुसूंगा, कपड़े कैसे पहनूंगा, ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि इंटरव्यू अच्छा तैयारी होनी चाहिए। तो आप पूरी तरह से अच्छी इंटरव्यू की तैयारी करें। किसी भी फालतू की अफवाहों पर दिमाग ना लगाएं। कई बार अफवाह उड़ती है कि इंटरव्यू लेट हो रहा है, आगे बढ़ जाएगा, और हो सकता नहीं हो, रिट लग जाएगी। इन चीजों में दिमाग मन नहीं लगा। अपना काम केवल है कि इंटरव्यू की तैयारी करना, जो होगा वो तो होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर पाएंगे आप। तो आप अपना सबसे अपनी एनर्जी है वो पूरी फोकस अपने इंटरव्यू पे करें, और चीजों पे दिमाग नहीं लगाएं अभी। इसके अलावा अच्छी डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए, बहुत अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा बहुत बहुत बड़ी ड्रेस और बहुत कोट पैंट की डिजायर नहीं होती है वहां पे। एक लेकिन डिसेंट साफ सुथरी कपड़े हों, साफ सुथरे जूते हों, पॉलिश्ड जूते हों, बेल्ट हो। इसके अलावा आप चाहें तो कोट पहने, चाहें तो नहीं पहने, कोई ऐसी वो नहीं कि आप कोट पहन के जाएं। जैसे मैं कोट पहन के नहीं गया था, टाई पहन के नहीं गया था, और बहुत सारे लोग कोट टाई पहन के गए थे, उनके भी अच्छे इंटरव्यू है, मेरे भी अच्छे इंटरव्यू। तो इन चीजों से मैटर नहीं करता है। इंटरव्यू बोर्ड इन चीजों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन हाँ, एक अच्छा लुक होना चाहिए, एक अच्छी तरह कटिंग वगैरह अच्छी तरह सेट होनी चाहिए। क्योंकि आप एक आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो, एक आरपीएस अधिकारी, अकाउंट सर्विस में जा रहे हो, आप डीएसओ बनने जा रहे हो, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छे ऑफिसर आपके टाइप एक लुक आपका हो। तो इसके अलावा उस एक जो रूम होता है, बहुत सिंपल सा रूम होता है। जैसे आप लोगों ने जो कहीं ग्रेजुएशन करी होगी तो वाइवा दिए होंगे, इंटरव्यू दिए होंगे, कुछ दिया होगा, सेम वैसा ही माहौल होता है। एक रूम के अंदर घुसेंगे, घुसते ही हम जब थे तीन तीन मेंबर बैठा करते थे। एक तो मतलब चेयरमैन साहब थे, उनके साथ दो मेंबर और थे। कई बार हो सकता है चार भी हो जाए, कई बार हो सकता है दो ही हो जाए। ये अलग अलग टाइम अलग अलग वेरी करती हैं चीजें। तीन लोग होते हैं, वो आपके सामने एक टेबल और एक चेयर होती है। टेबल चेयर पे आपको बैठना होता है, उसमें बैठे आपके हाथ वगैरह के कंट्रोल का ध्यान रखें, पैर वगैरह के कंट्रोल का। अभी ये प्रैक्टिस अभी कर लें। कि कई बार होता है, कई आदत होती है पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। ये चीजें थोड़ी सी इंटरव्यू को अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। बिल्कुल एकदम आराम से, शांति से, और अपने भाई बहन मम्मी पापा इन सबसे कहें कि मेरा इंटरव्यू ले भाई, इंटरव्यू ले, और देखें कि मेरे में क्या क्या कमी दिख रही है। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि और इंटरव्यू, हाँ, मेरे इंटरव्यू से बारे में बात पूछ रहे थे आप। तो मुझसे तीन 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 जने, तीन मेंबर्स थे वहां पे, उन्होंने तीनों ने मेरे से सवाल पूछे। एक ने मेरे से, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो मेरे से इंजीनियरिंग के बारे में पूछा उन्होंने। 7-8 मिनट 10 मिनट इंजीनियरिंग के बारे में पूछा उन्होंने। मेरी इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज बहुत कम हो चुकी थी उस टाइम तक, तो मेरे एक दो सवाल शायद मैं जवाब दे भी नहीं पाया। आप साफ साफ कहते हैं कि सर मुझे ध्यान नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जवाब केवल तब संभव है जब आपसे कोई फैक्चुअल चीज पूछी हो। आपसे ये पूछा है कि एसडीएम बन के आप क्या करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सर सॉरी मैं नहीं बता सकता। तब तो आपको बताना होगा। आपसे कोई ऐसी सवाल पूछा हो फैक्चुअल कि हाँ ये कितना किलोमीटर दूर है, ये इसकी बाउंड्री किससे टच होती है, तब आप मना कर सकते हैं सर मुझे ध्यान नहीं। लेकिन जब यस। आपसे पूछा जाए कि आप ये बन के क्या करेंगे, आप यहाँ होते तो क्या करते, आप ऐसे होते तो क्या करते, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, बहुत अच्छा जवाब होना चाहिए। उसमें आप इधर सॉरी नहीं कह सकते, वो आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से। तो इस वजह से, इसके डेफिनेटली। अलावा मेरे से मेरी हॉबी के बारे में भी 10-15 मिनट तक इंटरव्यू चला था। और इसके अलावा थोड़ा सा इंटरव्यू मेरे से अपने मेरे एथिकल वैल्यूज पे, मेरे से बता रहा हूँ, मेरे एथिकल वैल्यूज पे चला था कि आप एजुकेशन में क्या रिफॉर्म कर सकते हैं, मेरे से पूछा गया था आप क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं। इसके अलावा आप करप्शन में क्या कर सकते हैं, उन्होंने मेरे से करप्शन कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं सुना। तो ये बहुत नॉर्मल सवाल है, करप्शन वगैरह ये बहुत यस। नॉर्मल सवाल होता है इंटरव्यू में। इसकी तैयारी भी आप कर लें कि हाँ इसका जवाब आपके पास अच्छा जवाब होना चाहिए। और मेरा आप सभी से निवेदन, बहुत अच्छी सर्विसेज में जा रहे हैं आप लोग, तो पहले से ही सोच जाइएगा कि बहुत अच्छी नौकरी करनी है, बहुत ईमानदारी से नौकरी करनी है। इसमें मैं कोई भाषणबाजी नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा रहेगा, क्योंकि देश को, राज्य को जरूरत है आप जैसे ईमानदार ऑफिसर अच्छी तरह से। यस सर, डेफिनेटली। सर एक क्वेश्चन पॉपुलर ये भी है कि कई स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है, जो उनका प्रोमिनेंट एरिया होता है, तो वो काफी डाइवर्स होता है। तो सर उसमें क्या क्या एरियाज कवर किए जाए अपने होम डिस्ट्रिक्ट या बैकग्राउंड के बारे में जनरली। होम डिस्ट्रिक्ट अब डाइवर्स है, तो ये तो आप पैदा हो गए वहां पे, तो आपका डाइवर्स ही रहेगा भाई। यस। आपको तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। आप जयपुर से पैदा है, तो आपको चाकसू के बारे में भी जानना चाहिए, आपको चौमू के बारे में भी जानना चाहिए, आपको कोटपुतली और सबके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए भाई। आप जयपुर से हैं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ गणगौर होती है, कहाँ पूरी, और पूरा ढंग से सांगानेर में क्या, महाराणा सांगा क्या थे,
सांगा एक सांगानेर वाले भी हैं और एक अलग भी हैं, और क्या क्या चीजें हैं, सब चीज के बारे में पूरी नॉलेज। इसके बारे में कोई शॉर्ट एस्केप नहीं होगा कि यार सर मैं अलवर के मेवात, अगर आप अलवर से हैं तो आपको पता होना चाहिए मेवात में भी क्या होता है, और अपने दौसा बॉर्डर वाले जो अलवर साइड है वहां पे भी क्या होता है। दोनों बहुत अलग अलग है, लेकिन आपको दोनों चीज नॉलेज होनी चाहिए। अब तो आपने वहां पे आपने जन्म ले लिया है तो आपको भैया पता पूरे करने पड़ेगा। आप हो सकता है आप उदयपुर से हो तो आपको उदयपुर के बारे में पता होना चाहिए। आप प्रतापगढ़ के बारे में, उदयपुर वालों को प्रतापगढ़ डूंगरपुर के बारे में पता होना चाहिए पूरा। इसके अलावा बहुत सारी चीज नॉलेज बांसवाड़ा के बारे में पता होना चाहिए। ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अपने आप की शेयर करती हैं, जैसे मैं सपोज करो मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे जयपुर के बारे में तो पता होना ही चाहिए, साथ में दौसा का भी पता होना चाहिए, मुझे सीकर का भी पता होना चाहिए, झुंझुनू का भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये। तो इनके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी तरह तैयारी करें। जो नागौर से उनके लिए तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि नागौर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट टच करती है आपस में। तो इसलिए, लेकिन आपको इसमें इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सब तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी तैयारी करें। और एक दो कोई लोकल सॉन्ग्स होते हैं अपने यहाँ पे, जैसे कुछ भी आपने कोई धरती दोहरारी याद कर लिया, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान की बहुत विरासत, बहुत महत्वपूर्ण विरासत है। तो आपको उसको बारे में गर्व भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। तो आगे गर्व दिखता है आपको कि हाँ भैया मेवाड़ की बड़ी, मारवाड़ की और मेवाड़ की बड़ी अच्छी कहानियां हैं, एक दो कहानियां पता होनी चाहिए। आपने वैसे मेंस में सब कुछ पढ़ा होगा, वो सब चीज आपसे पूछी जा सकती है कहीं ना। डेफिनेटली सर। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर आपके माध्यम से हम सब एस्पिरेंट्स को संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कई की क्वेरीज ये भी थी जो सर आपने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि नर्वसनेस काफी ज्यादा होती है जब हम इंटरव्यू बोर्ड के लिए जाते हैं या एंटर करते हैं। तो किस टाइप से अपने कॉन्फिडेंस को पूरे 1 मंथ के लिए बूस्ट रखा जाए और फाइनली अपना नाम जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अच्छी रैंक के साथ सिक्योर किया जाए। मेरा इसमें यही कहना है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले तो। 10th क्लास में बहुत कम परसेंटेज, 74% शायद लगभग। 12th में भी बहुत कम परसेंटेज, 64% है 12th में मेरी। ग्रेजुएशन बहुत 68% ग्रेजुएशन है, उसमें भी ऐसी उठपटांग, मतलब कोई बहुत ज्यादा अच्छी मैंने पढ़ाई नहीं करी इस ग्रेजुएशन में। इन सब, और उसके बाद एक नौकरी मेरी लगी थी कहाँ, गुजरात में मैं ज्वाइन नहीं करा। तो कॉन्फिडेंस तो का, अब मेरे से ज्यादा स्थिति तो आपकी, मेरे से अच्छी स्थिति में होंगे आप हमेशा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपकी परसेंटेज होंगी, सब चीज मेरे से ज्यादा होंगी, और मेरे से कम भी होंगी तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। लेकिन आप घबराएं नहीं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सच्चे और इसमें सच्चाई और ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो आपको घबराहट भी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी करी। मैंने खूब सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे लोगों से मैंने जवाब पूछे, बहुत इंटरव्यू दिए मैंने। मेरे दोस्तों को इंटरव्यू दे देता था कि आप सारे सवाल पूछो, मेरे से सवाल पूछते मैं जवाब देता, और मुझे ही पता चल जाता था कि यार मैंने ये सवाल का जवाब अच्छा नहीं दिया है। हो सकता है वो मुझे बोलता हो, नहीं बोलता हो ये अलग बात है, लेकिन मुझे पता चल जाता था। फिर मैं दोबारा किसी अच्छे आदमी से मिलता, उनसे पूछता कि सर इसका जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो बताते क्या मेरे हिसाब से होना चाहिए। फिर मैं 100 और पूछता, दोनों का मिला के जवाब तैयार कर लेता और उसको जवाब को मैं बना लेता उसको। तो आप एक इसमें तैयारी करें कि सब चीजों के अच्छे अच्छे जवाब तैयार करें। कोई भी जवाब में ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ बढ़िया से एक बिल्कुल बैलेंस जवाब, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे से पूछे कि यार सर इंजीनियरिंग ठीक है क्या, नहीं साहब इंजीनियरिंग तो बहुत खराब चीज है। नहीं, आपको किसी बुराई करने का अधिकार नहीं। आप, हो सकता है मैं मेरे फील्ड की पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी बुराई नहीं कर सकता। आप इस चीज का सब ध्यान रखेंगे। कई बार होता है अपन जोश में आ जाता है कि नहीं सब, जैसे मैं सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, वो कहते हैं कि आपको कंप्यूटर इंजीनियर सही लगता है कि नहीं, नहीं सर नहीं, आपको सभी हो सकता है कि इंजीनियरिंग, मुझे मेरी इंजीनियरिंग पे गर्व है, दूसरे की इंजीनियरिंग पे मुझे कोई डाउट हो नहीं हो, ऐसा आपका जवाब नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छी जवाब की एक्सपेक्टेशन होती है, आप बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप अच्छा जवाब, उस अधिकारी के स्तर का जवाब आपका होना चाहिए। तो आप अपने आप को यही मान के चले कि मैं आरएस अधिकारी बन गया हूँ, अब मेरे क्या जवाब होने चाहिए, मैं एक अकाउंट्स ऑफिसर बन गया हूँ तो मेरे क्या जवाब होने चाहिए। इसके अलावा आप क्या, और सब हमारी जो सर्विसेज हैं, 16 तो स्टेट सर्विसेज हुआ करती थी, अब शायद बढ़ गई हैं, और कुछ अपनी अलाइड सर्विसेज हैं। सभी सर्विसेज में बहुत अच्छा अच्छा काम करने का स्कोप होता है, बहुत अच्छा। आप सभी में समाज को सर्व कर सकते हो, सभी में आप सरकार को सर्व कर सकते हो। तो इन चीजों का आप एक बार देख लें, सब चीजों का देख लें कि मैं सपोज करो एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया तो मैं क्या क्या सर्व कर सकता हूँ। सब में एक स्कोप है। तो आप उसमें आप इलीगल जो लिकर का धंधा चलता है उसमें बहुत ज्यादा रोक सकते हैं। कई बार अवैध जैसे हथकढ़ शराब बनती है, उसमें आप बहुत सारी कार्रवाई कर सकते हैं ताकि लोगों की जान बच सकती है। तो इसमें सब चीजों में हर सर्विस जो है सरकार के द्वारा बनाई गई है, बहुत सोच विचार से बनाई जाती है। तो उसमें हर चीज में ऐसा स्कोप होता है कि आप समाज को सर्व कर पाते हैं, सरकार को सर्व कर पाते हैं, तो देश को सर्व कर पाते हैं। तो इस तीनों के एस्पेक्ट अपने तैयार रखें, और बिल्कुल आराम से इंटरव्यू से एक दिन पहले बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें। भाई मैं अपना बता दूं
कि जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा करता था, लेकिन जब एग्जाम होता था उससे 1 घंटे पहले पूरी किताब पढ़ने की इच्छा रखा करता था, जो बहुत गलत चीज हुआ करती है। आप 1 घंटे पहले क्या तैयारी कर लोगे? लेकिन इंटर, चलो वहां तो पास हो गए फेल हो गए वो अलग चीज है, वो अलग चीज। इंटरव्यू बहुत बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है लोगों को, और बहुत लकी लोग हैं जिनको आप मौका मिला है। इसमें ऐसी गलतियां नहीं संभव है, ना एक्सपेक्टेड है। तो आप एक इंटरव्यू वाले दिन आप बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल। आपके पास 1 महीने था, 1 महीना आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ लिया। इंटरव्यू से पहले घबराहट, अपन एक दिन पहले पढ़ते हैं तो चीजें भूलने लग जाते हैं, घबराहट हो जाती है। तो आराम से इंटरव्यू के टाइम मस्त रहे, आराम से बिल्कुल मस्त रहे, कोई बिल्कुल चिंता नहीं पाले, आराम से जाएं। आप जो होगा वो होगा, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप आराम से जाएंगे तो इंटरव्यू कम से कम अच्छा हो जाएगा आपकी, ये चीज है। क्योंकि ये पूरी परीक्षा में मेंस के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करें क्या नंबर आए होंगे। आप, कई बार होता है कि हम पूरा पेपर लेके टोटल करने बैठ जाते हैं कि यार मेरे क्या नंबर आए होंगे। अरे आगे जो आ गए वो तो अब तो आप केवल ये देखिए कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हो कि मुझे बस सेटिस्फेक्शन हो जाए। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक आप खुश रहो कि हाँ सब मेरे, और हम आशा करते हैं कि रिजल्ट के बाद भी आपका अच्छा रिजल्ट आए, तो इसलिए तब भी और भी ज्यादा खुश हो। तो इसलिए दूसरा, अपने माँ बाप आपको बहुत, उनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं, वो लोग आपसे बहुत जुड़े हुए हैं इस टाइम उनको बहुत रहता है, सभी को रहता है। क्योंकि इंटरव्यू सेलेक्ट हुए बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है, आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विस, डीटीओ, सब बहुत रेपुटेटेड पोस्ट हैं। स्टेट सर्विसेज की, एलाइड सर्विस की बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है। सबको लगता है कि हाँ इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें अपना, कि बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस आप पे हैं, लेकिन उन पे टेंशन, उनको टेंशन के रूप में ना लें, एक पॉजिटिव रूप में लें। अच्छी तरह उनके सब चीजों को ध्यान रखते हुए तैयारी करें, और बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। अब और कोई टाइम कहीं भी नहीं लगाएं, पूरा टाइम अपनी तैयारी में लगाएं। और भी कोई आपको डाउट हो, कभी भी कोई डाउट हो तो इस संदर्भ में तो कभी भी किसी से भी पूछें, अपने अधिकारियों से। अब कोई आपके आसपास कोई आरएस रहते हो, आरपीएस रहते हो, अकाउंट सर्विस रहते हो, डीटीओ रहते हो, डीएसओ रहते हो, और भी कोई स्टेट सर्विस के, अलाइड सर्विस के लोग रहते हो, उनसे मिलें। इसके अलावा कोई और भी सर्विसेज के लोग रहते हैं, उनसे मिलें, ताकि पूछें कि सर मेरे को ये डाउट है, मेरा ये जवाब क्या होना चाहिए, आप उसकी जवाब अच्छी तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आपका संघर्ष और मार्गदर्शन सभी आरएस 2018 के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रेरणादायी रहेगा, एक मिसाल रहेगा, ताकि वो अपने आप को एक नई एनर्जी यहाँ पर दे सकेंगे। सर आपका वैल्यूबल टाइम, आपका क्वालिटी टाइम के लिए पूरी करंटनॉमिक्स की टीम की तरफ से और सभी एस्पिरेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।